अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम ऐसे ही मौज़ूआत पे बात करेंगे जिनके मुख्तलिफ एंगल से आए दिन हमें टॉक शोज़ में डिस्कशंस तो मिलती हैं, लेकिन हम बराह रास्त उसको एज अ सब्जेक्ट बहुत कम एड्रेस करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से और जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस सिस्टम में क्या खामियाँ हैं। और मेरे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, दे वेरी डियर टू मी, और उनको सुनना, उनका लिखा हुआ हम सब पढ़ना पसंद करते हैं। ताज हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट है, पॉलिटिक्स और इलेक्शन पे लिखते हैं और बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं, आपको समझ आती है मसाइल की जिस तरह से लिखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। ताज हैदर साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मुझे बताएं, पाकिस्तान में जमहूरियत एज आप किस तरह से देखते हैं? हाउ वुड यू डिफाइन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी लिव इन? देखिए, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरे ये कि तमाम कौम का इत्तेफाक राय है कि जमहूरियत हमारा निज़ाम होगा, जमहूरियत हमारी सियासत होगी। अब उस आइन के तहत हम चल रहे हैं। फिर एक बड़ी जो पेशकदमी हुई थी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हुई थी, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई हैं। जो नहीं हुई हैं चीज़ें उनको और मुकम्मल कर लें तो जमहूरियत की तरफ हमारी पेशरफ़ जारी रहेगी। लेकिन ये जो अवाम के दरमियान एक इत्तेफाक राय है जमहूरियत पे, वो कि जमहूरियत हमारी सियासत है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ जमातें थीं जो पहले समझती थी कि इस्लाम में जमहूरियत का कोई मकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है। आज वो भी जमहूरी जद्दोजहद में हमारे साथ रही हैं और वो जमहूरियत को अपनी सियासत कहती हैं। कुछ जमातें आमिरों ने बनाई इसलिए कि जमहूरियत को ख़त्म किया जाए, लेकिन आज उनके जो कारकुन हैं और उनके जो लीडर हैं वो भी जमहूरी जद्दोजहद के अंदर जेलों में जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से जो हमने बहुत पहले कहा था जब पार्टी हमारी बनी थी कि जमहूरियत हमारी सियासत है, और आज अगर मुखालफिन भी जो जमहूरियत की पहले शायद मुखालफत करते थे और मार्शल लॉ का साथ देते थे, आज अगर वो भी हमारे साथ खड़े हैं तो ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह है। और हम तक़सीम को ख़त्म करके और जमहूरियत तो हमारा कंसेंसस है जो ताज हैदर साहब ने भी बात की, लेकिन हम इसकी एसेंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में कितना कामयाब हुए हैं, और जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें सिविलियंस का अपना कितना कसूर है? बहुत शुक्रिया। देखिए, किताबों में जो लिखा हुआ है, ख़ासतौर पे आइन की किताब में जो लिखा हुआ है, उस लिहाज से हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर जमहूरियत पूरी तफसीलात के साथ मौजूद है। लेकिन अगर उसके ऊपर अमल दरामद का मामला है तो मुझे कहने दीजिए, बदकिस्मती से हम पिछले 70 साल से या 75 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जमहूरियत का एक बिल्कुल एक शैडो सा है, एक ढकोसला सा है। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रिटायर हुए हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने ख़ुद अपने अलविदाई खिताब में इस बात का एतराफ़ किया कि 70 साल से फ़ौज जमहूरी और सियासी मामलात में मदाखलत कर रही है जो आइन के ख़िलाफ़ है। ये ख़ुद उनका कहना है। मैं तो शायद अकेला कहना चाहता तो शायद जुर्रत करता या ना करता मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने चूँकि कहा है तो इसलिए मुझे दोहराने की ज़रूरत हो रही है। तो उन्होंने ख़ुद ये कहा है और बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने वाकई बार बार मदाखलत की, जमहूरियत को डिरेल किया, एक वज़ीर आज़म को तख्ता दार पे चढ़ाया, कुछ वज़ीर आज़मों को तख्त कुर्सी से उतारा, कुछ को जिला वतन किया, और जिसने भी मुखालफत की जुर्रत की उसको फिर मिसाल बनाया इंतकाम का। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ मैं आपको आप ही का एक आर्टिकल याद करवा रही हूँ, आपका ही लिखा हुआ। कुछ माह पहले आपने लिखा था कि जो सियासतदान है, और मैंने अपने प्रोग्राम में भी बार बार डिस्कस किया बिकॉज इट्स अ वेरी 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 थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट दैट यू रोट। आपने लिखा कि सियासतदानों को भी अपनी आदत ख़त्म करनी होगी कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से या कहीं से सपोर्ट आए और फिर एक एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होगा और फिर जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें वैसे हों। तो सर, ये दूसरी साइड से भी तो कसूर है ना, आपने ऐसा लिखा भी। जी, दूसरी साइड पे कसूर तो ज़रूर है, लेकिन जब हम ये कसूर को किसी तराजू में रख के तोलें तो फिर जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से कसूर भी उसका ज़्यादा होगा।
सियासतदानों का कसूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन ताकत जहाँ पे है, जहाँ पे पूरी हैबत और जबरूत के साथ ये सारा मामला को इम्प्लीमेंट किया जाता है, अब सियासतदान तो उस फिर ताकत में जो इक्वेशन इस्टेब्लिश होती है उसके अंदर पैरामीटर में काम करने पे मजबूर होते हैं। उनके पास ना तोपें हैं, ना तलवारें हैं, ना बंदूकें हैं, वो तो अपनी सियासत से काम करते हैं, जो थोड़ा सा उन्हें स्पेस मिलती है उसमें करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने थोड़े से अरसे में पाकिस्तान को जो मकाम दिलवाया, नवाज शरीफ साहब को जो मौका मिला, थोड़ा सा उन्होंने कुछ काम किया, फिर सबने मिलके एटमी ताकत हमें बना दिया। तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन सिविलियंस जो है उनका कसूर बहरहाल है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ शरीक होते हैं, फिर उनकी जो दी हुई टर्म्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। फिर सियासतदान ही क्यों, हमारी अदालतें भी उसे एक्सेप्ट जी, करती हैं, बिल्कुल। उसको कानूनी करार देती सर हैं। मैं इसी पॉइंट तो पे आने वाली थी, लेकिन जो आपने बात कही है इसमें एक और नुक्ता मैं ऐड करना चाह रही हूँ। ताज हैदर साहब, अयूब खान ने अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में ये बात लिखी है। उस वक्त के जो गैर जमाती इलेक्शंस होने थे उससे पहले उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस खुद इतना हमें स्पेस देते हैं कि हमें करना पड़ता है, हमें इंटरफेयर करना पड़ जाता है। मुशर्रफ साहब भी ये बात कह चुके हैं अपनी किताब में इनडायरेक्टली, अपने इंटरव्यूज़ में भी। तो ये इसको आप, ये जो आर्ग्यूमेंट आता रहा है हिस्टोरिकली, इसको आप कितना कंसिडर करेंगे? नहीं, आर्गूमेंट बहुत आसान होता है देना, और वो कहा जा सकता है। और मतलब हमारे यहाँ एक जो डिप्रेशन और पेसिमिज्म है वो बहुत एक फैशन बन चुका है। लेकिन ये कि जिस वक्त आप फील्ड में खड़े होते हैं और जिस वक्त आपको पता है कि आप कहाँ से गुज़र के आ रहे हैं और आपने क्या क्या ज़माना देखा है, तो आप अपनी पेशरफ से इंतहाई मुतमईन होते हैं। और अगर जैसे कि बिलाल साहब फरमा रहे थे कि जनरल बाजवा खुद ये कहते रहे हैं कि हमने की है मदाखलत, और इस बात का इरादा कर रहे हैं कि ये गलती थी और आइंदा नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फ़तह है कि आज एस्टेब्लिशमेंट भी और अफवाज पाकिस्तान भी ये मानती हैं कि ये चीज़ गलत थी, और कहती हैं कि जी हमें अब मदाखलत नहीं करनी। मैं समझता हूँ कि ये अवामी जद्दोजहद की और जमहूरी जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी फ़तह है, और अब वक्त है कि हर एक आपस में मिल के और इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा इस किस्म की मदाखलत नहीं होगी और जमहूरी निज़ाम जो है वो सही पटरी पे चलता रहेगा। एक वजह इसकी ये भी है कि माशी बदहाली बहुत शदीद है, और एस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया है कि अब ये उनके बस की बात नहीं है। तो उसको माशी बदहाली को दूर करके आप जमहूरियत को अपने मजबूत पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। एक प्रोसेस है ये नहीं है कि आपने स्विच दवाई और आमरीत से एकदम जमहूरियत आ गई, नहीं, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और उसमें अगर आप साबित कदम हैं और उसमें अगर आप जमहूरियत पे समझौते नहीं कर रहे, तो फिर जमहूरियत रोज़ बरोज़ मजबूत होती जाएगी, क्योंकि अवाम की मर्ज़ी यही है। जी अहमद बिलाल साहब, मे बी प्रॉब्ली 1-1.5 साल पहले एक आपका एक आर्टिकल है, और चूँकि आई एम योर रेगुलर रीडर तो मुझे याद रह जाती है वो बातें जो आप लिखते हैं। सर, आपने लिखा था कि जो डिसमेंटलिंग हुई जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिस्टोरिकली, आपने ये भी लिखा कि 28 और इससे भी ज़्यादा कई सियासतदान 50s और 60s के बाद बाकायदा उन्होंने सियासत छोड़ दी। तो उस वक्त के एक्सपीरियंस को आप इससे कैसे रिलेट करेंगे? आपने ये भी लिखा था कि भुट्टो साहब कन्विंस हो गए थे लेजिस्लेशन की जब बात थी, और तब मिल के बैठना भी आसान था। तो अब मिल के बैठना इतना आसान क्यों नहीं है? और 9 मई से पहले साबिका वज़ीर आज़म को भी बड़े ऑफर्स करवाई, इन्होंने कमेटियां भी बनाई, लेकिन मिल के नहीं बैठे। तो सर, इसकी क्या वजह? मैं दूसरी बात का पहले जवाब देता हूं। देखिए, ये लोग जो मिल के बैठे थे ये सियासतदान थे, इनके आपस में इख्तलाफात थे, और हमें भी सबसे 100% इत्तफाक ना हो, लेकिन ये सियासतदान थे, सियासी प्रोसेस में यकीन रखते थे, और उनका यकीन यही था कि आपस में मिलकर बैठेंगे जब ही कोई रास्ता निकलेगा। कुछ बातें वो मान लेते थे, कुछ मनवा लेते थे। तो ये हर सियासतदान, खा वो पाकिस्तान में हो, दुनिया का कहीं भी हो, वो डायलॉग के प्रोसेस में, गिव एंड टेक के प्रोसेस में यकीन रखता है। लेकिन ये जो हाल ही में जो तजुर्बा किया गया, उसमें अनफॉर्चुनेटली वो एक सियासी प्रोसेस से बनी हुई हुकूमत नहीं थी।
वो सियासी प्रोसेस से गुजरी हुई लीडरशिप नहीं थी। अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत बुरा वक्त गुजारा और पीएमएलएन ने भी गुजारा, और बिलाखिर वो इत्तेफाक हुआ उनका कि हमें चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना है, क्योंकि हम दोनों से गलतियां हुई हैं। लेकिन ये अभी तक ये जो तीसरी पार्टी है, अनफॉर्चुनेटली इस मुश्किल वक्त से गुजरी है। दे विल लर्न प्रोबेबली द हार्ड वे। हम तवज्जो दिलाते रहे कि आपको इसकी तरफ, डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। तो अगर वो डायलॉग की तरफ नहीं आएंगे तो फिर पॉलिटिकल ना प्रोसेस बढ़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टियां जो इसका हिस्सा नहीं बनेगी उनको भी सेटबैक होगा और दूसरे भी नुकसान उठाएंगे। तो बुनियादी बात यह है कि पॉलिटिकल आपका एक, क्या आप सियासी जहन लेकिन सर ये वाज़ेह कीजिएगा, व्हाट हैव यू लर्न? आपने दिहाइयों में ये सब डेवलपमेंट्स देखी हैं, तो वो ये स्टबननेस क्यों है अब? इतनी स्टबननेस 9 मई से पहले को डिस्कस कर लेते हैं। 9 मई से पहले भी इतनी स्टबननेस थी बात नहीं करने पे, पहले नहीं थी सियासतदानों में, अब क्यों है? इस दौर में इतनी क्यों है? देखिए, वो इससे ये जो स्टबननेस है ये तो ग्रेजुअली ख़त्म हुई ना 2018 के इंतखाबात से पहले। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, हालांकि मैं उनका एक बहुत एडमायरर हूँ, लेकिन उस ज़माने में जो शख्सी आज़ादियाँ थीं, जो जमहूरी आज़ादियाँ थीं, काफ़ी कंस्ट्रेंट थीं और मुखालफिन को काफ़ी निशाना बनाया जाता था। लेकिन फिर ये पार्टी ने लर्न किया, और फिर आपने देखा कि 2013 के इंतखाबात में, 2008 के इंतखाबात में उन्होंने एक दूसरे को स्पेस दी, और फिर वो जो साइन किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन फिर हम गैर फितरी तरीके से, मसनूई तरीके से हमने एक क़यादत को ठोंसा अपने मुल्क के अंदर। तो फिर जाहिर है वो जिन लोगों ने, जो लोग उनको लेके आए थे, फिर उन्हीं की बात वो मानते थे, फिर वो पॉलिटिकल प्रोसेस पे यकीन नहीं रखते थे। तो हमने कम से कम 2 बड़ी पार्टियों ने और छोटी बहुत सी पार्टियों ने ये तो बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जमहूरी प्रोसेस बहुत इम्प्रूव हुआ था 2018 के इंतखाबात तक, लेकिन 2018 के बाद हमने रिवर्स किया है ये प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली। स्टबननेस जो है वो शख्सी है, वो इंडिविजुअल है, और वो उस मसनूई प्रोसेस का शाखसाना है जिसके तहत वो क़यादतें सामने लाई गई। वरना ये सियासतदान तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई थी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। ताज हैदर साहब, मैं आपसे ये सवाल पहले पूछूंगी क्योंकि आप कराची की सियासत को ज़्यादा करीब से इसमें काम भी करते रहे, देखते भी रहे। ये ट्रेंड है, अगर पिछले 6-7 सालों में देखूं, मुत्तहिदा के जो कायद थे वो भी मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने माफ़िया मांगी, उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यू दिए, उसमें भी माफ़िया मांगी। तो ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है कि री एंट्री हो सके ऐसे एलिमेंट की जिससे स्टेट नाराज़ हो, इदारे नाराज़ हो, वो माफ़िया मांगने पे आ जाए? डेमोक्रेसी इसकी कहीं जगह बनाती है? और जिस तरह से अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कह रहे हैं कि मुझसे बात कर लें, ऑल्दो वो एक इंडिविजुअल को बुला के कह रहे हैं, लेकिन क्या डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी कोई स्पेस है कि इस तरह के लोग जिनकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ चुकी हो, जिनकी वजह से खून खराबा भी हुआ हो, जो जिनको लिटरली फैशिस्ट कहते हुए आपको बार बार सोचना नहीं पड़े, तो क्या उनको दोबारा सिस्टम, इदारे, डेमोक्रेसी स्पेस दे सकती है? ताज हैदर साहब, देखिए, ये जो मतलब जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, और मैं इसमें तालिबान को भी शामिल करता हूँ, इनकी कोई हैसियत नहीं है जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना हो। और एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त न्यूट्रल होता है और अपनी सपोर्ट इनसे हटा लेता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है, तो ये तमाम के तमाम आप देख रहे हैं कि जिन पार्टियों का आपने नाम लिया वो भी, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दहशतगर्दी जो कर रही है, तो इसका भी जो स्टेट की ऑर्गेनाइज्ड पावर है उसके सामने ये खड़े नहीं हो सकते। जो आपका कुछ ही नज़रिया हो सियासी, लेकिन बात नज़रियाती हो, जिस वक्त के हथियारों से बात होने लगती है तो फिर उसको रोकना पड़ता है। और इन हर ग्रुप्स में
और मुझे तो क्योंकि कराची का बड़ा तजुर्बा है, एक पॉलिटिकल विंग होता है, एक मिलिटेंट विंग होता है। तो आपकी पॉलिसी सिर्फ इतनी होती है कि आप पॉलिटिक्स को मजबूत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और मिलिटेंट विंग का मुकाबला करते हैं। तहरीक इंसाफ से भी शाह महमूद कुरैशी साहब जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, 3 दिन के अंदर मामला जो थे वो हल हो गए थे। एक ज़मानत दी गई थी कि उसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो बीच में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, लेकिन उन पर पता नहीं किस एजेंडे के तहत थे वो, उन्होंने मुस्तकिल दखल अंदाज़ी की और जिस वक्त मज़ाकरात कामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये मज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि ख़ुद उनकी पार्टी के लोग कितने गैर मुतमईन उनसे हुए और जूक दर जूक उनकी पार्टी को छोड़ दें। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद ही इस पर रखी थी कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे, और मैं ज़ाती तौर पे भी इस बात को जानता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी थी वो यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे होंगे तब हम पावर में आएंगे। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो गई है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो गिर रहे हैं। जी, अहमद बिलाल साहब, आपके नज़दीक क्या जमहूरियत ऐसी शख्सियात को, ऐसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स को स्पेस देती है जब एक इंतहाई इक़दाम उनकी तरफ से लिया जा चुका हो, किसी तकरीर की सूरत में, किसी एहतजाज की सूरत में? देखिए, जब आपने कोई जुर्म किया हो और वो जुर्म साबित हो जाए तो आपको उसकी सज़ा भी कबूल करनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके बाद आप प्रोसेस में शरीक हो सकते हैं। हमारे आइन में बहुत से ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा उनको डिस्क्वालीफाई करके दी जाती है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद फिर वो शरीक हो सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत सीरियस जराइम भी शामिल हैं, जैसे स्टेट के ख़िलाफ़ काम करना, स्टेट की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम करना, लेकिन उसके लिए जब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो भी 5 साल के लिए होते हैं। तो 5 साल के बाद तो इसका मतलब है आपको माफ़ी मिल जाती है, फिर आपको आवाम के सामने पेश होना है, और आवाम ने अगर आपको इलेक्ट करना है तो भी आपने आना है। अगर आवाम आपको रिजेक्ट कर दें तो ज़ाहिर है फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माफ़ी का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसका दरवाज़ा खुला होना चाहिए और कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जो जराइम किए उनकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। अच्छा, हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि जिसके पास जितनी ताकत है उसका हिस्सा उतना ज़्यादा बनता है और सियासतदानों की जो ताकत का साइज़ है वो कम रहा है। ताज हैदर साहब, आप समझते हैं, हमने देखा था जिस तरह से हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस, जिस तरह की उनकी एक वाज़ेह इंक्लिनेशन थी रही है, अब हम उसमें क्या हम चेंज देखेंगे आगे? क्या पावर हाउस जो पहले एक बनता हुआ नज़र आ रहा था अब वो सिर्फ एक पैरेलल सिस्टम के तौर पे काम करेगा जो सिर्फ अपना काम करेगा, और हम देखेंगे कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, या वही पावर हाउस रहेगा जो हमेशा से रहा है? ताज हैदर साहब। बीबी, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर 85,000 पाकिस्तानियों की जान से हाथ धो बैठने के बाद भी हमको ये पता नहीं है कि झगड़ा किस बात पे था, और हम उसका तज्जिया नहीं कर रहे कि ये झगड़ा, गली में झगड़ा होता है तो हम देख लेते हैं कि हाँ भाई इस बात पे झगड़ा है। यहाँ 85,000 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे और हमें नहीं पता कि झगड़ा किस बात पे है। ये बैटल ऑफ आइडियाज़ है जो सैयद सिब्त हसन ने 80s के अंदर अपनी मार्कतुल आरा किताब लिखी है, बैटल ऑफ आइडियाज़ इन पाकिस्तान। एक माजी परस्त लोग हैं कि जो अपने उसी दौर को वापस लाना चाहते हैं जो कि ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। एक मुस्तक़बिल को देखने वाले लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं कि जो आगे की तरफ देखते हैं और जो इन हालात के लिए तजावीज़ जिनके पास हैं, नई तजावीज़ के जो ज़माने से मुताक़बत रखती हैं। अब इनका झगड़ा है, और इसलिए आप देख रही हैं कि हर इदारे के अंदर ये दो जो अफकार हैं ये आपस में मुतसादिम हैं। जुडिशरी के अंदर भी आपको प्रोग्रेसिव भी हैं और आपके वो माजी परस्त भी हैं, और जो उनके फ़ैसलों पर असरानंदाज हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि साहब फ़लाँ जनरल को हम बनाना चाहते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और दूसरे कहते हैं फ़लाँ जनरल को बनाना चाहते हैं, तो ये कि तक़सीम वहाँ भी मौजूद है। अब जैसा चेयरमैन बिलावल कहते हैं कि हमें तक़सीम को ख़त्म करना है और हमें एक बेसिक मिनिमम जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर कौम को मुत्तहिद करना है। जी हाँ, आपके कुछ नज़रियात हो सकते हैं, कुछ ख़यालात हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप मैदान अमल में होंगे तो जो कानून है आप उसकी पैरवी करेंगे,
और ये तो उसी के ज़रिए आप जो हैं इस कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं। ठीक है ताजर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि इसको जनरली भी बताइएगा, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। आपको लगता है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने का कल्चर या ये जो प्रैक्टिस है, जो जिसकी आपने खुद मिसाल दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बड़े लीडर वो भी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को लेकर बड़ा सख्ती से उन्होंने इकदाम करवाए, और आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सीखा, लेकिन जो मौजूदा जमातें हैं या इस दौर में आपको लगता है ये नहीं हो रहा या कम हो रहा है, या आप सियासी जमातें, जैसे उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब कहते हैं कि यूनाइट होकर काम करना, डिवाइड नहीं होना, तो उसमें ये बड़ा अहम फैक्टर है कि आप अपनी इत्तेहादी जमातों को या ओपोनेंट्स को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ नहीं करें। आप समझते हैं कि हमारी जमातें ये सीख गई हैं और ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? क्योंकि रिसेंटली हमने जब मेयर के इलेक्शंस देखे कराची में, तो पीपल्स पार्टी पे जमात इस्लामी ने इल्ज़ाम लगाए कि हमारे वोटर्स को रोका, हमारे बंदे उठा के ले गए, गायब कर दिए। तो ये आपको लगता है कि कुछ कमी आई है इसमें? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि 2018 से पहले काफ़ी हद तक इस चीज़ में कमी आ चुकी थी और रूल्स ऑफ द गेम पे दोनों बड़ी पार्टियों का इत्तेफाक हो गया था, इसलिए दोनों पार्टियां अपनी मुद्दत पूरी कर सकें। और आपको याद है कि जब 2014 का धरना शुरू हुआ था, तो उस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PMLN की इत्तेहादी जमात नहीं थी, वो तो उसके हिज़्ब इख्तलाफ में थी, और सैयद खुर्शीद शाह साहब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी असूलों की बुनियाद पे उन्होंने PMLN को सपोर्ट किया कि वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करना है, हमें ये जत्थे आके जो हमला आवर हो रहे हैं उनके खिलाफ हम इकट्ठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। पीपल्स पार्टी और PMLN रवायती तौर पे बहुत बड़े हरीफ रहे हैं और बहुत बिटरनेस भी रही है इन दोनों के दरमियान में, और वो वजह तौर पे रही है क्योंकि उस ज़माने के हालात ऐसे थे। लेकिन ये आपने 2014 में देखा, और फिर दूसरी पार्टी ने भी रेसिप्रोकेट किया, गलतियां हुई लेकिन रेसिप्रोकेट किया, और इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। खुद PTI के अंदर भी ये तब्दीली मेरा ख्याल है कि आ चुकी है। लेकिन साहब के बारे में मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम लेना पड़ता है, शख्सी तौर पे उनका मिजाज कुछ ऐसा है कि वो चीज़ों के ऊपर ना मकालमा करते हैं, ना गिव एंड टेक करते हैं, ना वो सियासी मुबासे में शरीक होते हैं। वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और बगैर मुकालमे के मनवाना चाहते हैं। तो उनकी हद तक तो ये चीज़ें शायद अभी नहीं बदली, अल्लाह करे बदल जाए। लेकिन बाकी पार्टी के अंदर मैं कमोबेश ये चीज़ें देखता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब हों या इसके अलावा दूसरे लोग भी हों, अली ज़फ़र साहब थे जो उनकी मकालमा करने वाली कमेटी के अंदर शामिल थे मुज़ाकरात के लिए, तो उन्होंने सही फरमाया ताज हैदर साहब ने कि वो एक नतीजे पे पहुंच गए थे, एग्रीमेंट हो चुका था दोनों तरफ का, लेकिन फिर उसे वीटो कर दिया चेयरमैन साहब ने। तो चेयरमैन साहब की हद तक जो PTI के हैं ये प्रॉब्लम है, और उनको मेरे ख्याल ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जमहूरियत में ये जो चंद बुनियादी चीज़ अक़दार के ऊपर इत्तफाक राय ना हो, जिसमें बातचीत का दरवाज़ा भी शामिल है, तो फिर जमहूरी निज़ाम का आप हिस्सा नहीं बन सकते, फिर आप ख़राबी पैदा करेंगे जमहूरी निज़ाम में। तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक हम सीख चुके हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं जिनको सीखना है अभी। ठीक। बिलाल साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ भी दोबारा लेके आऊँगी कि आप भी बात कर रहे थे कि जुडिशरी भी एक बड़ा पावर हाउस रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अभी काजी फ़ायज़ ईसा साहब के आने के बाद और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इन केसेस के हवाले से, ये आप तसादुम देखते हैं या आपको लगता है कि इदारे अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करेंगे, जिस तरह के फैसले वो पहले लेते रहे? जी आप मुझसे पूछ रही हैं? जी बिलाल साहब, जी आपसे सर। अच्छा, पोस्ट रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी जो है, यानी इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद की जो जुडिशरी है, उसके अंदर ये हमने तब्दीली देखी है कि वो बहुत असर्ट करती है अपने आप को उन कामों में भी जिनका दायरा कार इंतज़ामिया का है या उसका दायरा कार लेजिस्लेचर का है। उनमें बहुत शिद्दत से मदाखलत होती है,
आइन तक को रीराइट करने की कोशिश हुई है माजी करीब में। आर्टिकल 63A इसकी बड़ी बैन मिसाल है, बड़ी वाज़ेह मिसाल है। तो ये वो करती तो है, असर्ट भी करती है, इस वक्त भी कर रही है। इस वक्त 2 पार्लियामेंट के पास किए हुए कवानीन, उन्हें एक को तो वाकई सस्पेंड किया हुआ है, एक को प्रैक्टिकली सस्पेंड किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि दखल अंदाजी है लेजिस्लेचर के स्कोप पे। लेजिस्लेचर ने उसको ज़बानी जमा खर्च के अलावा बहरहाल बर्दाश्त करके बैठे हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है। तो ये मुझे लगता ये है कि मुस्तकबिल करीब में जब तक चेंज ऑफ गार्ड नहीं होगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन चेंज ऑफ गार्ड के बाद क्या होगा ये देखना होगा कि उन्होंने कोई सबक सीखा है और क्या वो अपने दायरे कार के अंदर रह के काम करेंगे, या वो भी जुडिशरी, ये कभी कभी लेजिस्लेचर के कामों में, कभी कभी एग्जेक्टिव के कामों में, और इंतहाई नुकसानदेह है। आपको मालूम है स्टील मिल के मामले में क्या हुआ, आपको मालूम है कि हमारे रेकोडिक में क्या हुआ, हमारे कारके के प्रोजेक्ट में क्या हुआ। इकॉनमी बर्बाद हो गई, चीज़ें प्राइवेटाइज ना हो सकी, इन्वेस्टर्स हमारे भाग गए। तो ये मेरे ख्याल में जुडिशरी ने बहुत नुकसानदेह काम किए हैं, उनको कुछ सीखना चाहिए। इस वक्त तक तो उनके बिल्कुल वही अंदाज है कि वो अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा ये देखने वाली बात है। ताज हैदर साहब, एक नए ज़ाविये से आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आए बात करते हैं कि आप लोग किस तरह से देखते हैं मीडिया के रोल को। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं? और जो आप मुस्कुराए हैं, मुझे लगता है जवाब तो खैर आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको सुनना चाहते हैं। ताज हैदर साहब, देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट 3, मैं हमारी सेंट्रल कमेटी का इजलास लंदन में हो रहा था और मोहतरमा ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, मुझे घर पे मीटिंग के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन पाकिस्तान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखे, जिसमें हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी हो। तो मैंने ऐसे ही कहा कि मैडम, इज़न्ट वन एनफ प्रॉब्लम फॉर अस? तो वो एकदम से कहने लगी, नहीं आप बात पूरी नहीं सुन रहे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसमें कि तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इन तमाम सियासी मामलात को और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं उस पर एडजुकेट करे। बात बहुत मुनासिब थी। उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पॉइंट ऑफ 3 ये है, और मैंने अपनी पार्टी से गुजारिश यही की है कि इस दफ़ा हम अपने मंशूर के अंदर इस बात को शामिल करें कि हमारा एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, ताकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दूसरे मुकदमात को जो हैं वो उनको देखता रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात जो हैं वो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखे और उसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। मैं समझता हूँ कि ये आइडिया मोहतरमा शहीद का था कि ये हो, और पहली दफ़ा जब उन्होंने कहा तो मेरे मुंह से एकदम ये बात निकली, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे जिस वक्त उन्होंने आर्गू किया इसको, तो और न सिर्फ ये कि हमारी पार्टी इस पर मुत्तफ़िक हुई, बल्कि PML नून भी इस बात पर मुत्तफ़िक हुई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इसको शामिल किया गया। तो फिर अगर ये चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और एक ऐसा कोर्ट के जो फेडरल कोर्ट है, जो कि जिसमें चारों सूबों की मसावी नुमाइंदगी है, वो इन मसलों पे अगर तवज्जो देता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उस पर से ये प्रेशर्स ख़त्म हो जाएंगे और वो दूसरे मुकदमात जो हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत कन्विंसिंग बात आपने की है। इससे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और लोअर जुडिशरी के ऊपर एक जो मुकदमात का प्रेशर है वो भी कम होगा, और हम जो कानूनी मुकदमात में हमें एक वाज़ेह और क्लियर राय चाहिए होती है, उसके इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे मीडिया के रोल की बात करी थी। ताज हैदर साहब, आपको क्या लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है, पहले प्रिंट स्ट्रॉन्ग था, फिर हमने TV, अखबार और अब सोशल मीडिया जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, आप मीडिया ने क्या ऐसा सही और गलत किरदार अदा किया है हिस्टोरिकली जो आप समझते हैं कि अब उसको रिविज़िट करना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि मीडिया को तज्ज़ियाती ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो है सनसनीखेज़ी, एक ये है कि ठंडे दिमाग से बैठ के तज्ज़िया करना, और
किसी हल की तलाश करना। सियासत में हमारी जस्तजू जो हमसे गलती हो रही है वो यही है कि हम बड़े ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन मसले का तजिया करना और उसका हल, यानी मुझसे कोई नहीं पूछता कि ताज हैदर साहब मुल्क में बेरोज़गारी है, आपके पास कोई हल है, बिजली मुल्क में नहीं है, आपके पास क्या हल है, पानी का जो मसला है उसका आपके पास क्या हल है, ये जो तमाम महंगाई है, आप क्या इस पर सोचते हैं और आपकी पार्टी क्या कर रही है इस सिलसिले में। मैं चाहता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर मीडिया से ऐसे सवाल आए। अब हो ये गया है कि ताज हैदर साहब आप तो लड़ते ही नहीं, लिहाजा हम आपको क्यों बुलाएं प्रोग्राम में। नहीं ताज हैदर साहब, आप बहुत लड़ते हैं, आपको याद है, मुझे आपकी बात से याद आ गया। मैं वक्त टीवी में थी, अब वो इदारा नहीं है, बंद हो गया था, और मैंने मेरे करियर के इनिशियल इंटरव्यूज़ में मैंने शायद आपको इंटरव्यू किया था, तो मेरा एक सवाल आपको बहुत बुरा लग गया था और यू लिटरली स्कोल्डेड मी वेरी बैडली, और आई होप आपको याद होगा। तो यू आर वेरी डिफिकल्ट टू इंटरव्यू एंड you really mind when we ask tricky questions। तो सर आप तो अच्छा हंसा लड़ते रहे। मैं अगर कोई भी आपको याद कम से कम 10 साल पहले की बात हुई है, 10 साल पहले की बात। हाँ, और बदअखलाकी को मैं डिफाइन नहीं करूँगा। जिसको तकलीफ़ पहुँची है वो अगर कहता है कि मुझे तकलीफ़ पहुँची है, तो फिर बहस बंद हो जाती है, फिर माजरत। नहीं, यू आर वेरी टू द पॉइंट, और अब बिल्कुल यू आर वेरी टू द पॉइंट ताज हैदर साहब। जिसने भी आपको ऐसा कहा है गलत कहा है, और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल एक रेडिकुलस बात है जिसने भी आपको अगर आपके बारे में बात कही है तो। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आप बताइएगा, वैसे आप मीडिया के रोल पे तो कम लिखते हैं, लेकिन फिर भी आप टीवी पे आते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, मीडिया की तरफ से क्या लैक कर रहा है जो हमें पॉलिटिकली भी हेल्प आउट कर सकता है? देखिए, मीडिया को अगर मैनिपुलेट ना किया जाए और उसके ऊपर भी वही तरीके ना आजमाए जाएं जो सियासतदानों के ऊपर आजमाए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर, बल्कि बाज़-औक़ात तो हमारे माजी में ऐसे भी हुआ है कि उनको बाकायदा मीडिया के एक बड़े हिस्से को इतना मजबूर किया गया कि वो एक ख़ास रियलिटी को मैन्युफैक्चर करें और लोगों को बताएं कि रियलिटी यही है। वो रियलिटी नहीं है जो असल में रियलिटी है, बल्कि रियलिटी वो है जो बनाई जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में मीडिया का माजी में उन मीडिया के साथ के ये इस किस्म का सलूक, ये तो बिल्कुल लोगों को उनके बुनियादी हक से महरूम करने वाली बात है कि आप उनको हक़ाइक़ से आश्ना ना होने दें, उनको चीज़ों को खुद से समझने और तज्ज़िया करने का हक न दें। तो ये पहली बात तो ये है कि ये माजी करीब में तो ऐसे होता रहा है, अब भी शायद किसी हद तक हो रहा है। अगर इसके लिए मीडिया को आज़ाद छोड़ा जाए और उसके ऊपर वो जो ताकतें हैं वो उसके ऊपर उनको मैनिपुलेट ना करें, और फिर मीडिया खुद अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करे, अपने इदारों के ज़रिए से अपने ओम्बड्समैन बनाए या जो कुछ भी बनाए, ताकि और हमारे यहाँ जो कानून है हद के इज़्ज़त का, उसको मजबूत किया जाए। क्योंकि मीडिया किसी की पगड़ी जितनी आसानी से उछाल के चला जाता है, वो भी बाज़-औक़ात बड़ा जुल्म की बात है। उसको भी हद के इज़्ज़त के कानून को मजबूत करना चाहिए। ये बरतानिया जैसे मुल्क में लोगों को बड़े हैवी फाइन्स होते हैं, मजबूर हो जाते हैं, हमारे यहाँ बच के निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कानून की अमलदारी उस तरह से नहीं है। तो मीडिया के बारे में मैं समझता हूँ ये बुनियादी ज़रूरत है एक जमहूरियत की। अगर आज़ाद मीडिया मौजूद नहीं होगा तो कोई पब्लिक डिस्कोर्स नहीं हो सकेगा, चीज़ें समझ नहीं सकेंगे। तो मीडिया की अहमियत है, लेकिन उसको मीडिया को खुद से रेगुलेट करना चाहिए और दूसरी ताकतों को इसे आज़ाद रहने देना चाहिए। जी, लेकिन ये आज़ादी में 2 एलिमेंट्स हैं ताज हैदर साहब के। ठीक है, आपको आज़ाद होना चाहिए और आपका फितरी तौर पे बीवी आपकी कता कलाम होता है। जी। मैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के साथ जो अपनी पूरी कैमरा टीम लेके मैं थर जा रहा था, और क्योंकि बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे तो उनके लिए पूरी सहूलियात का इंतज़ाम कराया गया था कि जहाँ वो जाना चाहें वो आसानी से। अभी हम हैदराबाद पहुँचे थे कि फ़ोन आ गया उनको कि जी आप वापस आएँ, और वो भी बड़े शौक़ से थर पार कर जा रहे थे, लेकिन फ़ोन आ गया कि जनाब आप वापस आएँ, और उनको वापस पहुँचना पड़ा इस्लामाबाद। तो अब ये चीज़ जो है ना कि आप फ़लाँ इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि ये जो आपके साथ बैठा है इसका डोमिसाइल जो है वो ठीक नहीं है। जी, तो अब जी, ये जो चीज़ बिल्कुल मेरे ख्याल से अब ये एक पाबंदी, और बड़े शौक़ से वो जा रहे थे और हमारी बड़ी इज्जत अफजाई हो रही थी। रास्ते में 2-3 दफ़ा तो चीफ मिनिस्टर साहब के फ़ोन आए
कि हमने पूरे इंतजामात करने रखे हैं और आप बिल्कुल जहाँ जाना चाहें आप हमें बताइए और वहाँ जाके आप जी, और जो भी नकाइस आप देख रहे हैं वो भी बताइए ताकि हम ठीक कर सकें। बिल्कुल ये लेकिन नहीं, ऐसा बीच नहीं होना रास्ते में चाहिए। अगर फ़ोन आ जाता है। लेकिन ताज हैदर साहब, इसमें जर्नलिस्ट की तरफ से दो बातें हैं जो कही जा सकती हैं कि आज़ादी तो चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना चाहिए, लेकिन उसमें एक एलिमेंट ये कि वो कितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रहा है। आप कुछ भी बोल दें, आप किसी के भी बारे में बोल दें, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मैंने जो अपनी बाकायदा जर्नलिज्म की ट्रेनिंग में हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इतने एथिक्स पढ़े, उसमें अगर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज भी करना है तो उसमें एक बाकायदा पूरी किताब है एथिक्स की। मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम सेइंग। और सर दूसरी चीज़ इंटॉलरेंस, सर बस एक चीज़, और सर दूसरी चीज़ इंटॉलरेंस वाली है कि अगर आप हमें फ्रीडम दे रहे हैं या मीडिया को फ्रीडम मिल रही है तो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर क्या है। और अगर किसी से कोई गलती हो ही गई है, मुझसे हो गई है, किसी और जर्नलिस्ट से हो गई है, तो उसमें टॉलरेंस नहीं है। फिर अगर उस बेचारे से गलती होगी तो उसका इतना बुरा असर करेंगे कि शायद कोई जर्नलिज्म में आना पसंद नहीं करे, डरते हैं। तो सर इन दोनों बातों को एड्रेस कीजिएगा। देखिए, मैं तो शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो ना बजट पे तकरीर करने दी गई, ना मरदमशुमारी पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी डाला, रेजोल्यूशन भी डाला। उन्होंने कहा जी इस पर बात ही नहीं हो सकती। वो बजाय इसके कि मेरा नंबर आ रहा था बजट पे तकरीर करने का, वो वहाँ चेयरमैन साहब के बाद रिटायरमेंट पर्क्स का बिल जो था वो सामने आ गया। मैं अपने नुकात जेब में डाल के बैठा रहा चुपका। तो ये जो है ना कि वहाँ भी इस किस्म की रुकावटें हैं जी जी कि आप अगर कोई इशू सीरियस उठाते हैं तो फिर शायद आपका डोमिसाइल चेक किया जाता है। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन इट। तो सर ये जो मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए, और फिर अगर कोई उसको फ्रीडम समझता है कि वो जो भी सोचे वो कह दे, तो उसको फिर हम दूसरा तबका बर्दाश्त नहीं करता। तो ये ऐसा क्यों है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं ना। एक तो जमहूरी आपके अंदर कल्चर का फुकदान है। जमहूरियत सिर्फ आइन के अंदर और कानून के अंदर लिख देने से तो नहीं आती, वो तो कल्चर से आती है और उस पर वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बर्दाश्त का, अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है वो गैर जमहूरी है और ये वक्त के साथ साथ आएगा। और दूसरी इसके अंदर बात यह है कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए मीडिया को अपने कोई इदारे बनाने पड़ेंगे। कुछ उन्होंने बनाए हुए हैं, कुछ उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, बन नहीं सके, जो खुद एहतसाबी का उसके अंदर एक रिवाज डालें, ताकि वो अगर किसी मीडिया ने कोई ऐसी बात की है जो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है तो उसको सेल्फ करेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सही बात कही गई है और फिर उसको किसी ने बर्दाश्त नहीं की तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन सर मेरा पॉइंट ये कि अगर किसी ने कोई गलत बात भी कर दी है तो उसको भी कोई तरीका होना चाहिए डील करने का, और या उसे बर्दाश्त कर लें या लीगली डील कर लें। सर वो उस नैज पे कब पहुंचेंगे? लीगली इस डील पॉइंट कर पे कब लें, पहुंचेंगे? बिल्कुल लीगली। इलीगली या फोर्स, इसका इस्तेमाल तो जमहूरी माशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। जी अगर फोर्स का इस्तेमाल है तो वो रियासत का हक है और वो कानून के मुताबिक ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे, ताज हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं हमारे मुआशरे की, और इन दोनों से हमने ऐसे मौज़ूआत पे बात की जो बहुत टू द पॉइंट थी। हमने डेमोक्रेसी पे बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात की, क्योंकि वो दोनों लोग थे और ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे मुआशरे में जो दहाइयों से देख चुके हैं इस मुल्क को बढ़ता हुआ। और आई होप कि ये पुरमज़ गुफ्तगू आप लोगों को पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।